हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आतिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 करेंगे फ्रॉम द पॉलिटिकल थ्योरी बुक, जिसका नाम है सिटीजनशिप। चैप्टर बिगिन होने से पहले एक बार फटाफट समझा देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे। बेसिकली ये जो चैप्टर है, आप इसको नीचे पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ में आप देखेंगे कि सर्टेन पोर्शन हाईलाइटेड है। अब ये हाईलाइटेड पोर्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एनसीईआरटी में भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सर्टेन क्वेश्चंस भी दिए गए हैं मैंने। अब ये जो क्वेश्चंस है, अगेन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वंस आप इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, आपको लगता है कि ठीक है रिवीजन का टाइम आ जाता है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कीजिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा एंड आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ। सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड ऑफ विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब हम सिटीजनशिप की जब बात करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंडियन सिटीजन हो, आप इसको प्रूव करें, तो आप डॉक्यूमेंट्स के पास जाएंगे, राइट? आप बोलोगे कि ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पासपोर्ट है, ये सब डॉक्यूमेंट्स है। बट ये सब तो टैंजिबल चीज है, राइट? ये टैंजिबल प्रोडक्ट्स है ऑफ सिटीजनशिप। आपका आधार कार्ड इज एसेंशियली अ प्रोडक्ट ऑफ सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप की अगर हम एक फॉर्मली डेफिनेशन देखें, तो इट इज डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आपको इक्वल मेंबरशिप मिल रही है, पूरी तरीके से मेंबरशिप मिल रही है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की। अब कम्युनिटी हम लोग अगर बात करते हैं, तो हम लोग यूजुअली सोशल कम्युनिटीज की बात करते हैं। सोशल कम्युनिटीज कौन सी होती है? जिनके पास सेम लैंग्वेज होती है, जिनके पास सेम कल्चर होता है, सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सेम रीजन से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया में बहुत सारी सोशल कम्युनिटीज है, बट एक इंडिया में एक पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है, दैट इज ऑफ बीइंग एन इंडियन। ठीक है, जब हम कहते हैं कि हम एक इंडियन है, ये हमारा पॉलिटिकल कम्युनिटी है ऑफ एन एंटायर नेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमको जब ये पॉलिटिकल कम्युनिटी की मेंबरशिप मिलती है, इसके साथ हमें सर्टेन राइट्स भी मिलता है। और ये जो राइट्स होते हैं, ये आपके इंश्योर होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ पे रहते हो। डजेंट मैटर कि आपको इंडिया में ही रहना है। आप बाहर भी अगर रहते हो, देन द गवर्नमेंट विल हैव द सेम राइट्स फॉर यू ओवर देयर एज वेल। वाई? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ये रशिया यूक्रेन की अभी जब वॉर शुरू हुई थी, तो यहाँ पे यूक्रेन में बहुत सारे इंडियन सिटीजन थे जिनको यहाँ से हटाया गया था, गवर्नमेंट ने वहां से लाया गया था। तो ये इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल विच आर स्टेइंग अब्रॉड एज वेल। बट हाँ, ऑब्वियसली वहां के भी गवर्नमेंट के खुद के राइट्स और इश्यूज वो सब होते हैं, तो उसको भी मद्देनजर हमको रखना पड़ेगा। अब ये जो सिटीजनशिप है, इसकी इंपॉर्टेंस हमको तब पता लगती है जब हम रेफ्यूजीज एंड इलीगल माइग्रेंट्स की सिचुएशन को देखते हैं। रेफ्यूजीज एंड इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं? रेफ्यूजीज बेसिकली हम वो कह सकते हैं, वो लोग जहाँ के होमलैंड जो होता है, जिनका वो होमलैंड से वहां पे रह नहीं पाते हैं, उनको वहां से हटना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ मोस्टली हमने देखा है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जब अराइज हो जाते हैं, वॉर अराइज हो जाती है, उनके कम्युनिटी को टेरराइज किया जाता है, उनकी कम्युनिटी को अटैक किया जाता है, देन दे विल हैव टू लीव देयर होमलैंड फॉर सर्वाइवल। अब वो जाए तो वो जाए कहाँ? कौन सी ऐसी कंट्री है जो उनको एक्सेप्ट करेगी? तो वो सब बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो रेफ्यूजीज कैंप क्रिएट करे हैं, बट ये जो रेफ्यूजीज कैंप होता है, यहाँ पे भी जो लिविंग कंडीशन होती है वो बहुत पुअर होती है मोस्टली। तो इन यहाँ पे खाने की फैसिलिटीज उतनी नहीं होती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं होती, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती, सेफ्टी इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो इन लोगों को देख के हमें रियलाइज होता है कि हाउ privileged we are in the sense to have this Indian citizenship that we have. अब सिटीजनशिप में आपको कौन से राइट्स मिलेंगे, कितने हद तक मिलेंगे, दैट तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, देन ऑब्वियसली द सिटीजंस विल हैव वेरी लेस राइट्स। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, इट इज अज्यूम्ड सर्टेन राइट्स, लाइक आपका राइट टू वोट, सिविल राइट्स होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जितने फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, उसके साथ गवर्नमेंट को मिनिमम वेज की जॉब क्रिएट करना एंड एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना भी आपका यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। गवर्नमेंट का जॉब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू मेक श्योर दैट इट इज हैपनिंग फॉर यू। अब बहुत सारे कंट्रीज में राइट्स एंड सिटीजनशिप लिंक किए जाते हैं। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, आपको सर्टेन राइट्स दिए जाएंगे एंड इक्वल एंड फुल राइट्स दिए जाएंगे। अब ये इसलिए हुआ है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा इवॉल्व हुआ है हमारे हिस्ट्री में। ऑलराइट, इसका सबसे पहला पहला एग्जांपल हमको यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलता है, जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे 1789 में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था कंट्रीज को। एंड उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे और रेवोल्यूशंस हुए थे। तो वहां से नेशन स्टेट का आइडिया अराइज होता है, वहां से आइडिया अराइज होता है कि हमको अपने कंट्री के लोगों को राइट्स देना होगा, जिससे वो अपने बारे में बोल सके, अपने पॉइंट्स को आगे रख सके। उसके साथ साथ कॉलोनीज में भी जैसे बनाई गई थी एशिया एंड अफ्रीका के रीजन में, जहाँ पे इक्वल सिटीजनशिप डिमांड किया जा रहा था। उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका भी एक एग्जाम्पल दे रखा है इन लोगों ने, कि यहाँ पे ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन जो थी, उन्होंने भी इक्वल सिटीजनशिप मांगी थी। बिकॉज वाई?
white minority was in a very privileged and powerful position at that time. तो हमने देखा है कि women movement बहुत हुए हैं, दलित movement बहुत हुए हैं, and ये सब यहाँ पे issues create हो जाते हैं. पर जब हम citizenship की बात करते हैं, citizenship is not a phenomena which only studies the relationship between the state and you as a citizen. ठीक है, मतलब कि सिर्फ मेरे और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिटीजनशिप. उसके अलावा भी बहुत पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद एनी अदर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, मेरा रिलेशन आप लोगों के साथ कैसा है. व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस आई हैव टुवर्ड्स यू एंड व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस यू हैव टुवर्ड्स मी. हमारे पास सर्टेन ऑब्लिगेशंस है हम एक दूसरे के टुवर्ड्स, जो हमें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, बिकॉज हम लोग सेम सिटीजनशिप में फॉल करते हैं, राइट, बिकॉज हम लोग इंडियंस हैं. तो ये ऑब्लिगेशंस आर नॉट जस्ट लीगल इन नेचर, मतलब कि सिर्फ लीगल टर्म्स में नहीं बात करते, मॉरल टर्म्स में भी बात करते हैं. यू नो कि कम्युनिटी है, हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल है, वी आर एन इंडियन सिटीजन, हम लोगों को एक दूसरे के आफ्टर लुक आउट करना पड़ेगा. अब फुल एंड इक्वल मेंबरशिप क्या होती है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है. तो यहाँ पे उन लोगों ने केस स्टडी दे रखी है मुंबई फॉर मुंबईकर स्लोगन की. ठीक है, तो मुंबई के बारे में हम लोग सब जानते हैं, इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री. वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने जाते हैं, पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड है एंड मुंबई में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. तो इसलिए वहां पे कैंपेन शुरू हुआ था कि मुंबई फॉर मुंबईकर्स, कि मुंबईकर्स जो है, जो ओरिजिनली वहां से बिलोंग करते हैं, उनको जॉब्स देनी चाहिए, उनको प्रेफर करना चाहिए ओवर एनी अदर पर्सन. इसका एक और एग्जाम्पल जो रिसेंट टाइम में अभी हुआ था वॉज हरियाणा में, जब गवर्नमेंट ने कहा था कि 70% ऑफ द जॉब shall be fixed for private, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में shall be fixed for the people of हरियाणा itself. तो इसको भी बहुत ज्यादा अपोज किया था कि आप ऐसे कर क्यों सकते हो. एंड इसका ऑपोजिशन के पीछे क्या रीजन है. इसका रीजन यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ग्रांट करती है हमें राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब कि मैं कहीं से भी कहीं पे जाऊं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आई एम फ्री टू डू सो, द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवीन. ठीक है, मेरे को जहां जाना है मैं वहां पे जा सकती हूँ. और लेबर जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का. हम लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज मोस्टली इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म. ठीक है, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू नाना नानी के घर, दादा दादी के घर. बट यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब पड़ जाता है उन लोगों के लिए जिनको अपने घर से छोड़ के किसी और सिटी में जाना होता है, किसी और स्टेट में जाना होता है फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. मतलब अपने गांव से छोड़ के जब लोग बाहर आते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं, बिकॉज उनको इकोनॉमिकली अपने आप को वेल टू डू करना है, जॉब्स ढूंढनी है अपने लिए, तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल हो जाता है. तो तभी उनके लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है. अब यहाँ पे बैंगलोर की बात करें तो वहाँ पे आईटी से जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो पीपल प्रेफर टू गो देयर. केरला की आप लोग देखोगे कि नर्सेज होती है जो ऑल ओवर द कंट्री है. तो यहाँ पे सर्टेन स्टेट्स हैं जहाँ पे ज्यादा डेवलप्ड है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक जगह पे अगर वही के लोग ले जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो दिस इज गोइंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप. अब यहाँ पे लोकल पीपल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं. डिमांड हमेशा उठी जाती है कि अगर कोई इंसान लैंग्वेज बोल सकता है वही, तभी उसी को आप उसमें लीजिए पोजीशन पे. और फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत हद तक इन्वॉल्व हो जाती है. अब पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली इन्वॉल्व होती है तो वो ऑब्वियसली उनको ज्यादा फ्यूल करती जाती है सिचुएशन को, और इससे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस एंड आउटसाइडर वाली फीलिंग क्रिएट होती जाती है. तो विद इन कंट्री हमारे कंट्री के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज कंट्री के विद इन ही मतलब कंट्री के टूटने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं. कंट्री में एक तरीके से एंगर क्रिएट हो सकता है, एक आउटसाइड की फीलिंग क्रिएट हो सकती है दूसरे लोगों के प्रति. और इसके साथ हमने ये भी देखा है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन लोग की बात करोगे, आप न्यूज़पेपर खोलोगे, आप देखोगे कि कोई इंडियन सिटीजन के साथ कुछ मिसबिहेवियर हुआ है बाहर की कंट्री में, यू विल फील वेरी बैड. ठीक है, यू विल फील वेरी बैड. आप जब उसको पढ़ोगे आपको लगेगा कि इसके साथ क्यों ऐसा हुआ है. आप ये नहीं पढ़ोगे आप वो कहाँ से था, कौन से पार्ट ऑफ इंडिया से था, आप बस उसको पढ़ के आपको दुखी फील होगा. बट इंडिया के विद इन भी हम लोग देखते हैं आज के डेट में इतने सारे लोग हैं जो विद इन ही अपने आप को एक दूसरे से मतलब बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं. एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई नॉर्थ इंडिया से कोई साउथ इंडिया से है, तो दोनों के बीच में इनडिफरेंस क्रिएट हो जाता है. दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्टिवली अगर नहीं कर रहे ट्रीट, तो वो उसका एक तरीके से एग्जाम्पल हो जाता है. तो हम उसको उतने अच्छे से देखते नहीं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं. अनदर फैक्टर हो जाता है आप किसको मांग रहे, मतलब किसको एक्सेप्ट कर रहे हो अपने इकोनॉमी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल मुंबई में उन लोगों ने कह दिया या फिर बैंगलोर में उन लोगों ने कह दिया कि ठीक है हम लोग उन्हीं लोगों को लेंगे जो स्किल्ड लेबर है. ठीक है, जो स्किल्ड लेबर है हम उनको प्रेफर करेंगे, अनस्किल्ड लेबर है आप अपने गाँव जाओ, आपको हम लोग जॉब नहीं देंगे, हम अपने लोगों को ही प्रेफर करेंगे. तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज एक तरफ लोग कहते हैं कि नहीं आप इनके बीच में डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे हो. जस्ट बिकॉज उस पर्सन के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, वो उस फील्ड में गया, उसने उसको पढ़ाई किया, आप उसको प्रेफर कर रहे हो.
उसके पास ऑलरेडी बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, आपने उस इंसान को ले लिया है। व्हाट अबाउट दी अदर पर्सन जिसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तभी वो अनस्किल्ड लेबर है, आप उसको मना कर रहे हो। ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे हो, आप उन दोनों के बीच में भेदभाव कर रहे हो। तो ये एक तरीके से आता है। दूसरी तरफ से लोग कहते हैं नहीं, दैट कंप्लीटली मेक सेंस, आप अपनी इकोनॉमी उनमें उन्हीं लोगों को लोगे जो मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बहुत ज्यादा डिबेट्स यहाँ पे होती रहती है। अब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो अस एज सिटीजंस व्हाट कैन वी डू? ठीक है, जब हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखना होगा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट आप जब करोगे, आप डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड कर सकते हो, मीडिया का यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके साथ आप अपना ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज में जाके अपील कर सकते हो, कोर्ट्स के पास जा सकते हो, आप जितना कुछ करना चाह सकते हो आप वो सब कर सकते हो, बट आप लोगों को हार्म नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, यू डू नॉट नीड टू हार्म एनी लाइफ और प्रॉपर्टी। प्रोटेस्ट होना चाहिए बट हार्म नहीं करे किसी भी लाइफ को, किसी भी प्रॉपर्टी को। आप अपने आप से फिर प्रोटेस्ट कर सकते हो, किसी को हार्म नहीं आना चाहिए, आप अपना आराम से प्रोटेस्ट कर सकते हो। दैट इज अ लीगल राइट विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे राइट टू लाइफ जो है आपका, सॉरी, राइट टू प्रोटेस्ट जो है आपका, उसको हम लोग को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इक्वल राइट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला, सिटीजनशिप कम्स अलोंग विद सर्टेन राइट्स, और ये राइट्स जो होते हैं दे हैव टू बी इक्वल। राइट्स हमें पता है क्या होता है, बट इक्वल राइट्स क्या है? इक्वल शब्द यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमने राइट्स प्रोवाइड तो कर दिया, बट आप नोटिस करोगे ये हर जगह पे इन्फोर्स नहीं होता है इक्वली, जस्टिफाइबली इन्फोर्स नहीं होता है। आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल इसका है स्लम ड्वेलर्स। जो लोग स्लम रीजन में रहते हैं, इवन तो वो बहुत नेसेसरी काम कर रहे होंगे, जैसे कि प्लम्बर का काम होंगे, मैकेनिक का काम होंगे, वो लोग सिटी को क्लीन करने का काम कर रहे होंगे, बहुत नेसेसरी काम है, बट तभी उन लोगों को बहुत अनवेलकम तरीके से क्रिएट देखा जाता है। उनको अच्छे नजर से नहीं देखा जाता है, उनको देखा जाता है कि ये बहुत लो वेज अर्न करते हैं। तो यहाँ पे इवन दो दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद द सेम राइट्स, आप उनको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप उनको पॉलिटिकल सोशल वो उस तरीके से नहीं कर रहे हो, तो आप अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो ना। तो वो राइट्स इक्वली नहीं इन्फोर्स हो पा रहे हैं, तो एग्जैक्टली exactly उसके साथ डील कर रहा है वो। अब स्लम एरिया की बात करेंगे तो स्लम में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन साथ में रह रही होती है, और उसी के साथ साथ छोटे छोटे रूम्स होते हैं, प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं होता है लोगों के पास, सैनिटेशन मतलब कंडीशन जो होती है वो बहुत ज्यादा पुअर होती है, एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी के भी बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। बट दे आर अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हॉकर्स होते हैं आपके, ट्रेडर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं आपके, उसके साथ साथ स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी होती है यहाँ पे बहुत सारी। आपकी टेक्सटाइल बिजनेस होती है, प्रिंटिंग बिजनेस होती है ना, टेलरिंग बिजनेस हो जाता है आपका, ये सब भी एग्जाम्पल है। तो इन सब चीजों को भी हमको मद्देनजर रखते हुए बढ़ना होगा आगे। यहाँ पे अर्बन पुअर की अगर बात करें तो बहुत सारे एनजीओ क्रिएट हो गए आज के डेट पे, जो मेक श्योर करते हैं कि अर्बन पुअर जो है उनके पास फैसिलिटीज है। एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसीजन जो लिया गया था रिगार्डिंग अर्बन पुअर विच हैज बीन वेरी इम्पैक्टफुल, इज द डिसीजन जो जनवरी 2004 में लिया गया था, नेशनल पॉलिसी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स पे। उसमें लिखा गया था कि वो उस टाइम पे नोटिस किया गया था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते थे, दे वर रेगुलरली हरास्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स एंड टाउन में जितनी भी आपकी अथॉरिटीज होती थी। तो उस चीज को कम करने के लिए, मेकिंग श्योर कि स्ट्रीट वेंडर्स अपना काम कर पा रहे हैं विद इन द गवर्नमेंट नॉर्म, ये आया था। अब विद इन द गवर्नमेंट नॉर्म का क्या मतलब हो गया? गवर्नमेंट के रेगुलेशन को जब तक वो ओबे कर पा रहे हैं, ओबे मतलब कि जैसे कि इतने टाइम के इतने टाइम पे आप रख सकते हो, जैसे कि सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ही, उसके आगे पीछे आपको अलाउड नहीं अपना मार्केट शुरू करना, या फिर आप इसी जगह पे रख सकते हो अपना मार्केट, कहीं और नहीं रख सकते हो। तो ये सब चीजें आपको, जब तक आप अपना गवर्नमेंट का नॉर्म ओबे कर रहे हो तब तक आप वो उसको अच्छे से एनफोर्स कर सकते हो। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट। अब स्लम ड्वेलर्स की बात करें तो दे आर also are becoming aware of their rights and are beginning to organize to demand them। अब स्लम ड्वेलर्स भी हैं, उनको भी पता लग रहा है कि हाँ हमारे पास राइट्स हैं, और वो अप्रोच करते हैं कोर्ट्स वगैरह के जाके। इवन अ बेसिक पॉलिटिकल राइट like the right to vote may be difficult for them to exercise, because to be included in the list of voters a fixed address is required, and squatters and pavement dwellers may find it difficult to provide this। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो भी बनाने जाते हो आप गवर्नमेंट के उस पर, आपको एक एड्रेस देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ऐसे रीजन में जहाँ पे स्लम में लोग रह रहे हैं, जो मतलब हमेशा बढ़ते रहते हैं आगे, कहीं एक जगह से एक जगह जाते रहते हैं जॉब की तलाश में, उनके लिए मुश्किल हो जाता है ये सब क्रिएट करना, और उनके लिए मुश्किल हो जाता है ये सिटीजनशिप के प्रूफ अपने लिए बनवाना। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू क्रिएट हो जाता है।
इनके अलावा जो बाकी लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज किया गया है हमारी कम्युनिटी में, वो है ट्राइबल पीपल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, जो फॉरेस्टेड रीजन में पास रहते हैं। अब इसका रीजन क्या है, आप खुद सोचिए कि फॉरेस्ट क्यों काटे जाते हैं मोस्टली आजकल। वन ऑफ द मेजर रीजन है कि हम लोगों को रहने के लिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, अर्बनाइज्ड एरिया क्रिएट करना है, विच इज नेसेसरी। ठीक है, नेसेसरी है, हम लोगों को वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम उस चीज से, उस अर्बनाइजेशन के चक्कर में यहाँ पे ट्राइबल लोगों का, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो खुद के घर है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं। उनका लाइवलीहुड क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत ज्यादा थ्रेट फेस करने को पड़ता है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली कमर्शियल इंटरेस्ट भी होते हैं। आपके मेजर इंटरेस्ट जैसे डैम्स बनाना, ठीक है, या फिर कोई मिनरल ओर को एक्सट्रैक्ट करना, तो इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रगल करती है, गवर्नमेंट स्ट्रगल करती है टू मेक अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड दीज पीपल। उनको समझ में नहीं आता है कि हम इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस दें या फिर ट्राइबल लोगों पे ज्यादा फोकस करें। तो डेफिनेटली हम एक तरीके से कह सकते हैं कि राइट्स बोलना कि हाँ एवरीबडी इज इक्वल इज वेरी इजी, बट देन टू प्रोवाइड दोज राइट्स टू पीपल इज वेरी डिफिकल्ट, एंड टू क्रिएट पॉलिसीज इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। तो क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज मतलब कि आप यूनिफॉर्म पॉलिसीज तो आप क्रिएट कर नहीं सकते हो। यूनिफॉर्म पॉलिसीज आप इसलिए नहीं क्रिएट कर सकते हो बिकॉज आप जब पॉलिसीज क्रिएट करोगे, अगर कोई इंसान बहुत अंडर प्रिविलेज पोजिशन पे है, आपको ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ेगी जो उस इंसान के लिए बेटरमेंट पे फोकस करे, ना कि दो लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक सिचुएशन आप स्कीम्स बनाओगे। आप स्कीम्स तब बनाओगे जब आपको टारगेट है कि हाँ ये जो कम्युनिटी है दिस इज वेरी अंडर प्रिविलेज, वी विल वर्क फॉर देम। तो ये आपकी एक स्कीम हो गई जहाँ पे आपको टारगेटेड ऑडियंस आपको मिल रही है। इसके अलावा सिटीजनशिप क्या होता है, नेशन के आइडिया कहाँ से आया, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो नेशन स्टेट का आइडिया है, ये एसेंशियली अराइज तभी हुआ था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। अब एक कोट है जिसका मतलब जो विच गोज लाइक, व्हेन फ्रांस sneezes the entirety of Europe catches cold। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये मतलब है कि फ्रांस में जब यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो आइडिया ऑफ नेशन अराइज्ड। ठीक है, राइट्स के बारे में बात शुरू हो गई, सिटीजनशिप के बारे में बात शुरू हो गई, और वहां से पूरे यूरोप में नेशन स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाता है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है एक तरीके से। अब नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, नेशन स्टेट्स कहते हैं कि हमारे पास हाँ एक बाउंड्री तो है, बट उस बाउंड्री के अलावा हमारे पास एक यूनिक कल्चर है, हमारे पास एक शेयर्ड हिस्ट्री है। ठीक है, इस बाउंड्री के अलावा हम लोगों के पास एक कल्चर है जो हमारे पास एक यूनिक है, हमारे पास एक शेयर्ड पर्टिकुलर हिस्ट्री है, एक पर्टिकुलर हिस्ट्री हम जो आगे लेके चल रहे हैं। अब वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फ्लैग के थ्रू कर सकते हैं, एंथम्स होते हैं हमारे, नेशनल लैंग्वेज होती है, एंड सर्टेन सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस होती हैं आपकी। ठीक है, जो बाकी सब चीजें जैसे हमारे पास एम्बलम भी है, नेशनल सॉन्ग भी है, तो वो सब चीजें जो है वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका है। अब ये जो आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है, ये किस बेसिस पे बनती है, कहाँ से बनती है, कंट्रीज अपने आप को कैसे व्यू करती है, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड में बोलता है कि हम तो कंट्री है ऑफ इमिग्रेंट्स, मतलब बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने हमारी कंट्री को बनाया है। दिस इज हाउ इट व्यूज इटसेल्फ। बट ऑब्वियसली अगेन यूएसए जो है वो खुद में भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इशू का डील करता है, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इशू वहां पे भी बहुत देखने को मिलते हैं। फ्रांस की बात करें, अगेन फ्रांस कहते हैं हम बहुत सेक्युलर है, हम बहुत इंक्लूसिव हैं, सिर्फ यूरोप के लोग नहीं है हमारे पास, नॉर्दर्न अफ्रीका के लोग हैं वो भी है, एशिया से भी बहुत ज्यादा लोग हम लोगों को देखने को मिलते हैं, कल्चर लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, हम लोग बहुत कल्चर्ड लोग हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रिलीजन के भी इश्यूज आ जाते हैं। तो वहां पे बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज है, मोस्ट वेस्टर्न कंट्री में ये परसेप्शन है कि आपका जो रिलीजन है दैट इज समथिंग विच इज सपोज टू बी केप्ट इन योर प्राइवेट लाइफ, आप उसको अपने प्राइवेट उसमें रखिए, पब्लिक डोमेन में ना ज्यादा सेलिब्रेट करें उसको। तो ये एक चीज है, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे डिसीजंस जो ये लोग लेते हैं वो भी इसको रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल फ्रांस में अभी स्कूल्स में हिजाब बैन हुआ था, तो उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। उसके साथ साथ फ्रांस में जो सिख लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा करते हैं कि हमको प्लीज अलाउ अस टू वेयर आवर टर्बन। तो ये एक तरीके से देखने को मिलता है। सो फ्रांस इजंट ऑल सेक्युलर एज इट क्लेम्स टू बी। उसके साथ बहुत सारी कंट्रीज होती है जो अपना नेशनल आइडेंटिटी ही रिलीजन के अलोंग बनाती है। ठीक है, जैसे कि इजराइल का एग्जांपल यहाँ पे देख रखा है, जर्मनी का एग्जांपल दे रखा है। जर्मनी में बहुत सारे टर्किश वर्कर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे आपने बुलाया कि आओ जर्मनी में काम करो, हमारे बच्चे हो गए यहाँ पे और दे आर बॉट एंड बॉट अप इन जर्मनी, बट आप उनको सिटीजनशिप नहीं दे रहे हो, तो दैट इज ऑब्वियसली वेरी रॉन्ग। तो ये सब चीजें जो होती है यहाँ पे आप देखोगे डील करना पड़ जाता है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ वेरी सेक्युलर कंट्री, राइट, इट इज अ डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इवन दो हमारा स्टार्ट जो हुआ था इट वाज बेस्ड ऑन पार्टीशन, इट वाज बेस्ड ऑन डिवीजन, बट हमारे
जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज मेड श्योर वो जितना भी डाइवर्सिटी अकोमोडेट कर सके उसको अकोमोडेट करे। एवरीवन हैज बीन प्रोवाइडेड विद इक्वल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कास्ट क्या है, आप कौन सी टाइप, अगर आप एसटी हो या नहीं हो, आप मेन हो या वुमेन हो, ये सब चीजों को देखा गया है। इसके साथ इट डजंट मैटर कि आप मेन लैंड इंडिया में रहते हो या फिर आप कोई आइसोलेटेड कम्युनिटी, रिमोट कम्युनिटी के बिलोंग करते हो। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे हुए हैं। अब ये कहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, एज एन लाइक किस पार्ट में प्रोवाइड कर रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। अब इंडिया में आप सिटीजन कैसे बन सकते हो, 5 तरीके हैं। एक तो आप बाय बर्थ हो सकते हो, बाय डिसेंट हो सकते हो, रजिस्ट्रेशन से हो सकते हो, नेचुरलाइजेशन से हो सकते हो, या फिर इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी से हो सकते हो। अब इन चीजों का क्या मतलब है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि इवन दो आज के डेट में इंडिया क्लेम्स टू अगेन कि हमारे पास इक्वल राइट्स है, इंडिया में भी बहुत सारे इश्यूज है जो अभी भी डील नहीं हो पाए हैं। तो जैसे दलित मूवमेंट का एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे विमेन मूवमेंट का एग्जाम्पल दे रखा है। राइट्स जो हमने प्रोवाइड कर लिए बट उसको इक्वली एनफोर्स करना इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। यूनिवर्सल सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो आज की डेट में आप देखोगे कि बहुत सारे, आप न्यूज खोलो एक बार कभी, आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, राइट। आप देखो कि रशिया यूक्रेन का इशू हो रहा है, आप देखो कि दरफा रीजन में इतना इशू हो रहा है, पैलेस्टीनियंस में इतना इशू हो रहा है, बर्मीज, बांग्लादेशीज, तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में से भी बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे अराइज हो रहे हैं, इश्यूज ऑफ रेफ्यूजी स्पेसिफिकली। तो ये सब क्या इश्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो लोग हैं इनके पास कोई घर नहीं है, इनके पास जगह नहीं है कि वो जाए कहाँ पे, ठीक है। ये रेफ्यूजीज है, दे डोंट नो वेयर टू गो। एंड इवन दो दीज वेस्टर्न स्टेट्स लाइक यूएसए एंड अ लॉट ऑफ अदर वेस्टर्न कंट्रीज, यूके वगैरह, ये कहते तो है कि हाँ हर इंसान के पास वो होना चाहिए, हर इंसान को बुलाना चाहिए। दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप एंड टू मेक इट थ्रू सिटीजनशिप हर रेफ्यूजी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। उसके साथ बहुत सारी कंट्रीज होती है जो कहती है हमको वॉल बनाना है, हमें फेंसेस क्रिएट करना है। अभी जब यूएसए में ट्रम्प आए थे तो इवन ही वाज वेरी मच प्रो वॉल, ही वांटेड कि हमें एक वॉल बिल्ड करना है, मेक्सिको से लोग नहीं आए जिससे। पर आप ये देखिए अगर इंसान को इतना सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि उसको अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो दैट मीन्स कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो ऑलरेडी इतना बड़ा स्टेप ले चुका है वो इंसान, तो दैट डज नॉट, आपकी जो वॉल है, आपकी फेंसेस है, वो रुकने नहीं वाली है। तो दिस इज अ डेफिनेटली अ वेरी ग्लोबल एंड सीवियर इशू, और इसी रीजन से यूनाइटेड नेशंस में भी एक हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज अपॉइंट करना पड़ गया है सो दैट दे कैन हेल्प दिस रेफ्यूजी वाला इशू जो हम लोग देख चुके हैं अपने वर्ल्ड में आज के डेट में। इंडिया में भी हम लोगों ने रेफ्यूजीज को होल्ड किया है। 1959 में जब तिब्बत का इशू हुआ था तो वहां से जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया था 50 में, फिर वहां से लोग आए, दलाई लामा हिमसेल्फ केम ओवर हियर। तो ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। बट ऑब्वियसली अगेन इंडिया में बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश फॉर दैट मैटर, 1971 में यहाँ पे भी इशू आया था, बहुत लार्ज स्केल पे इमिग्रेशन हुआ था। तो ये सब चीजें भी हमको देखना पड़ेगा बिकॉज ओनली अ फ्यू पीपल आउट ऑफ देम जो बाहर से आए हैं विल बी एबल टू गेट सिटीजनशिप। वरना क्योंकि इंडिया में भी हम कह सकते हैं काफी हद तक इकोनॉमिक इश्यूज है यहाँ पे, एंड टू मेक अ लाइफ ओवर हियर इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। अब बॉर्डर्स की बात करते हैं तो बॉर्डर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, वॉर अराइज होते हैं, एंड उसके चक्कर में आपका बॉर्डर्स भी चेंज होता जाता है। पर आज के दिन में एक चीज जो है जो कांस्टेंट है दैट इज वर्ल्ड इंटरकनेक्टेडनेस। ओके, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। एक जगह पे एक टेक्नोलॉजी आती है, वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सकती है आज के डेट पे बहुत तेजी से। एक जगह पे कोविड के केसेस बहुत ज्यादा तेज इंक्रीज होने लग जाते हैं, पूरी दुनिया डर जाती है। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हम लोग बहुत इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। और वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस हैज लेड टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एज वेल, बिकॉज हम लोग न्यूज पे पढ़ सकते हैं कि आज के डेट पे क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे दुनिया में चीजें हो रही है। वी हैव स्टार्ट टू सिंपैथाइज with other people and the concept of global citizenship has arisen। आप national citizenship की बात करते हो कि जो nation है, जो state है, that is providing the dignity to human beings, तो ये जरूर है। बट हाँ हम लोग आज भी देख सकते हैं जो states होते हैं उनके पास खुद के बहुत ज्यादा issues होते हैं। तो यहाँ पे global citizenship का जो concept है वो यहाँ पे आ जाता है कि हम लोग ज्यादा उसको बेटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और यहाँ पे ग्लोबल सिटीजनशिप जो बात है इसका वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इज दैट इट मेक्स इट इजियर टू डील विद प्रॉब्लम्स व्हिच एक्सटेंड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, टू टॉक अबाउट रेफ्यूजीज फॉर एग्जांपल,
तो यहाँ पे इन लोगों के जो इश्यूज होते हैं उसको डील करना, ठीक है, क्योंकि रेफ्यूजीज जो है, हम लोग सिर्फ नेशन स्टेट और नेशन सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ पे हम लोग रेफ्यूजीज को उतना ध्यान नहीं देंगे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ बीइंग अ ग्लोबल सिटीजन व्हिच वाज प्रमोटेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन हिमसेल्फ, then we will talk about those people as well. Then we will realize कि हम लोग global citizens इसलिए हैं because we are all human beings and that is what matters. तो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में ये देखा है कि इक्वल सिटीजनशिप जो होती है वो कंट्री में वो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से जरूर बहुत ज्यादा थ्रेटन हो जाती है। तो ये सब जो इश्यूज होते हैं ये आपका ग्लोबल सिटीजनशिप डील कर सकता है। ये जो ग्लोबल सिटीजनशिप है रिमाइंड्स अस कि जो नेशनल सिटीजनशिप है इट माइट नीड टू बी सप्लीमेंटेड by the awareness that we live in an interconnected world and there is also a need for us to strengthen our links with people in different parts of world and work with different countries and government, because आप अकेले कितने ही आगे जा पाओगे। जब कोविड की वैक्सीन आई थी तो कंट्रीज एक दूसरे से शेयर कर रही थी बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हम लोगों के पास खुद के एक दूसरे में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ग्लोबल वार्मिंग का इशू आता है देन कंट्रीज ऑल ऑफ देम हैव टू वर्क टुगेदर बिकॉज अगेन दैट इज समथिंग व्हिच वर्क्स इन द डोमेन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। जब हम लोग सब साथ में मिलकर काम करेंगे तभी जाके हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज वेयर द चैप्टर एंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो सो फार एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे हमें पता लगता है आपको कितना एक्चुअली में वीडियो समझ में आई और कितना ज्यादा अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।